नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी कि पीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 19 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने पीजीटी से संबंधित कुल 18 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा में करने वाले लेखक कौन थे? सूरदास थे, नाभादास थे, विट्ठलनाथ थे या फिर नंददास थे? तो अष्टयाम की रचना जो है ब्रजभाषा में करने वाले जो लेखक थे वह थे नाभादास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वे थे राधा कृष्ण दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए आप लोग, हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर शौरसेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। बताइए आप लोग, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 1930 से, 1915 से, 1900 से या फिर 1870 ईस्वी से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1900 ईस्वी से शुरू हुआ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से किस एक राज्य में जो है राजभाषा हिंदी नहीं है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की राजभाषा जो है हिंदी है, जबकि जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वीर गाथा काल का कवि इनमें से कौन एक नहीं है, उससे हमें बताना है। चंद्रबरदई नहीं है, नामदेव नहीं है, जगनिक नहीं है या फिर मधुकर नहीं है? वीर गाथा काल के जो कवि हैं वह हैं चंद्रबरदई हैं, जगनिक हैं और मधुकर हैं, जबकि नामदेव जो हैं भक्ति काल के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? बताइए आप लोग, मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जो है कब हुई? 1951 में, 1935 में, 1938 में या फिर 1933 ईस्वी में? तो मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जो है 1938 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मानक रूप नहीं है, मतलब लोग इनमें से कौन सा एक जो है मानक रूप नहीं है? 10 है, 12 है, 20 है या फिर 53 है? तो मानक रूप जो है वह है 10, 12 और 20, जबकि ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कौन सा? डी, 53 जो है मानक रूप नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। ब्रजभाषा है, बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक ब्रजभाषा है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कुमायूनी किस प्रांत की बोली जाती है? बताइए आप लोग, कुमायूनी जो है किस प्रांत में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, मध्यांचल में या फिर पंजाब में? तो कुमायूनी जो है कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रायबरेली में कौन सी बोली का प्रचलन है? बताइए आप लोग, रायबरेली में कौन सी बोली जो है बोली जाती है? ब्रज बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है या फिर खड़ी बोली बोली जाती है? तो रायबरेली में जो है अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक बोली जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी नहीं है, ब्रज नहीं है, बुंदेली नहीं है या फिर कन्नौजी नहीं है? तो कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं।
मेरठ सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में आती है? बांगरू, अवधी, मराठी या फिर खड़ी बोली? तो मेरठ सहारनपुर जो है खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन माना जाता है? बताइए आप लोग, अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन माना जाता है? विद्यापति को, स्वयंभू को, चंद को या फिर रोड़ा कवि को? तो अपभ्रंश का पहला कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आप लोग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद है, कोचीन है, मद्रास है या फिर बेंगलुरु है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है कहाँ है? मद्रास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसका एक नाम इस समय क्या है? चेन्नई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है? 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 बरस लव जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? विद्यापति के द्वारा, खुसरो के द्वारा, गोरखनाथ के द्वारा या फिर जगनीक के द्वारा? तो यह पंक्तियाँ जो है जगनीक के द्वारा रचित हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह जो पंक्तियाँ हैं जो किस रचना से ली गई हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? बताइए आप लोग, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, मिश्र बंधुओं ने दिया है, आचार्य शुक्ल जी ने दिया है या फिर धीरेन्द्र जी ने दिया है? तो आदिकाल को अपभ्रंश नाम जो है किसने दिया है? धीरेन्द्र जी ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी थी। यह कथन सही है? या फिर खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ? या फिर यह कथन सही है? या फिर खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी? या फिर यह कथन सही है? इसमें जो कथन सही होगा वह है 1 और 3, ऑप्शन 2 गलत है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2, 1 और 3 सही है और 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है? 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? बताइए आप लोग, 12 मासा वर्णन जो है सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? पृथ्वीराज रासों में, पदावली में, वड रत्नाकर में या फिर बीसलदेव रासों में? तो 12 मासा वर्णन जो है प्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? वह है बीसलदेव रासों में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन है? नरपत नाल हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देसी नाममाला के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, देसी नाममाला के रचयिता कौन है? गोरखनाथ हैं, हेमचंद हैं, मधुकर कवि हैं या फिर रोड़ा कवि हैं? तो देसी नाममाला के रचयिता जो है वह है हेमचंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? निम्नलिखित साहित्यिकवादों के साथ निम्नलिखित कवियों का हमें मिलान करना है। तो प्रगतिवाद से संबंधित लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद से संबंधित जो लेखक है वह है त्रिलोचन। हालावाद से संबंधित जो लेखक है वह कौन है? वह है बच्चन। और कविता से संबंधित लेखक कौन है? तो वह है जगदीश चतुर्वेदी। और प्रयोगवाद से संबंधित जो लेखक है वह कौन है? वह है अज्ञेय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ हमें मिलान करना है। तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक जो थे वह थे राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है प्रताप नारायण मिश्र थे। विशाल भारत पत्रिका के संपादक जो है कौन था? वह था बनारसी दास चतुर्वेदी। आज पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आज पत्रिका के संपादक जो है वह है शिव प्रसाद गुप्त थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान हैं, शिव कुमार मिश्र हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्क्सवादी जो आलोचक नहीं है वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी। बाकी तीनों जो हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? बताइए आप लोग, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की रचना है, विष्णुकांत शास्त्री की रचना है, कुबेरनाथ राय की रचना है, गुलाब राय की रचना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनाकृत विजय देवनारायण शाही की है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है विजय देवनारायण शाही की आलोचना कृति है? जायसी, सूरदास, साहित्य लोचन या फिर रस मीमांसा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जायसी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। कथा सरित सागर कृत के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? सोमदत्त की रचना है, भारवी की रचना है, वाल्मीकि की रचना है या फिर भवभूत की रचना है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कथा सरित सागर के रचनाकार जो हैं वह हैं सोमदत्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शून्यवाद की व्याख्या किसने की है? बताइए आप लोग, शून्यवाद की व्याख्या जो है किसने की है? गोरखनाथ ने, पतंजलि ने, नागार्जुन ने या फिर स्वयंभू ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्यवाद की व्याख्या जो है नागार्जुन ने किया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मृच्छकटिकम कृति के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, मृच्छकटिकम कृति के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं, शूद्रक हैं, क्षेमेंद्र हैं या फिर भरत हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मृच्छकटिकम कृति की रचनाकार जो है वह हैं शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। तुलसीदास के प्रमुख ग्रंथों के उदाहरण किस अलंकार ग्रंथ में हैं? मतलब आप लोग, तुलसीदास के प्रमुख ग्रंथों के उदाहरण किस अलंकार ग्रंथ में हैं? कवि कुल कंठाभरण या फिर शिवराज भूषण या फिर तुलसी भूषण या फिर काव्य निर्णय? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुलसी भूषण में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। रस दर्पण कृति के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, रस दर्पण कृति के लेखक कौन हैं? भूषण हैं, ग्वाल कवि हैं, भिखारी दास हैं या फिर सेवादास हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रस दर्पण के रचनाकार जो हैं सेवादास हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। रघुनाथ अलंकार के रचयिता कौन है? सेवादास हैं, महंत दास हैं, विश्वनाथ सिंह हैं या फिर ग्वाल कवि हैं? तो रघुनाथ अलंकार के जो रचनाकार हैं वह हैं सेवादास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। वाणी भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? सेवादास हैं, राम सिंह है, राम शाही हैं या फिर राम सहाय हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणी भूषण ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह है राम सहाय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। वाणी भूषण का वर्ण विषय है? बताइए आप लोग, वाणी भूषण का वर्ण विषय क्या है? रस है, अलंकार है, छंद है या फिर नीति है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलंकार विषय का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या, बिहारी को देव से श्रेष्ठ कौन कवि मानते थे? ग्रियर्सन मानते थे, गारसा दत्तासी मानते थे, शिव सिंह सेंगर मानते थे या फिर पद्म सिंह शर्मा मानते थे? तो बिहारी को देव से श्रेष्ठ जो है पद्म सिंह शर्मा जी मानते थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में निराला की कहानियों का संग्रह किस रचना में दिया गया है? अनामिका में दिया गया है, चतुरी चमार में दिया गया है, तुलसीदास में दिया गया है या फिर गीतिका में दिया गया है? तो निराला की कहानियों का संग्रह जो है वह है चतुरी चमार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल को? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जो है सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है या फिर राम कुमार वर्मा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या है? पंत जी की किस रचना पर
हिंदी का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब लोग सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर हिंदी का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चितंबरा पर, या फिर कला और बूढ़ा चाँद पर, या फिर लोकायतन पर, या फिर युगवाणी पर? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरम रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस महापुरुष से प्रभावित होकर पंत का झुकाव काव्य में आध्यात्मिकता की ओर हुआ? जयशंकर प्रसाद, अरविंद, या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर उपयुक्त तीनों? तो सुमित्रा नंदन पंत का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर जो है किसके प्रभाव से हुआ? वह हुआ श्री अरविंद दर्शन के आधार पर। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। भारत सरकार की ओर से पंत जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, या फिर पद्म भूषण? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, विद्यापति कोकिल को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, या फिर कीर्ति चौधरी को कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए आप लोग, यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, या फिर श्री संत पुरस्कार, या फिर श्लाका पुरस्कार? तो यामा रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किस काव्यकार द्वारा लिखी गई है? बताइए आप लोग, मैं नीर भरी दुख की बदली जो है यह काव्य पंक्ति जो है किसका है? शकुंतला माथुर का है, मीराबाई का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, या फिर महादेवी वर्मा का है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किसका है? यह है महादेवी वर्मा जी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक उपन्यासकार जो है मुंशी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं? यशपाल हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर कृष्णा शोभती हैं? तो मुंशी प्रेमचंद के समकालीन जो उपन्यासकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। निम्नलिखित में सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग, सेवा सदन जो है कब प्रकाशित हुआ? 1921 में, 1929 में, 1918 में, या फिर 1915 ईस्वी में? तो बताइए आप लोग कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? तो सेवा सदन जो है 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? गोदान है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, या फिर निर्मला है? तो मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम मौलिक जो उपन्यास है वह कौन सा है? वह है कायाकल्प। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। दलित की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने निम्नलिखित किस उपन्यास में किया है? निर्मला में, प्रेमा में, प्रेमाश्रम में, या फिर कर्मभूमि में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दलित की समस्याओं का चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास में किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यास किसमें जो है दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है? गोदान में, करबला में, रंगभूमि में, या फिर निर्मला में? तो मुंशी प्रेमचंद रचित उपन्यास जिस उपन्यास में दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है वह है निर्मला में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में चरित्रों को उभारने का प्रयास किया है? मुंशी प्रेमचंद ने, बालकृष्ण भट्ट ने, विवेकी राय ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने? तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में चरित्रों को उभारने का प्रयास किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा
कुलीनता का प्रश्न आदि समस्याओं को उभारा गया है। गोदान में, प्रेमाश्रम में, रंगभूमि में या फिर सेवा सदन में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा सदन में उभारा गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक निबंध जो है सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। पवित्रता नहीं है, कन्यादान नहीं है, अशोक के फूल नहीं है, मजदूरी और प्रेम नहीं है। तो पवित्रता, कन्यादान और मजदूरी और प्रेम जो निबंध है यह सरदार पूर्ण सिंह का है, जबकि अशोक के फूल जो निबंध है यह किसका है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन निबंधकार नहीं है। बताइए आप लोग इनमें से कौन एक निबंधकार जो है द्विवेदी युगीन नहीं है। काशीनाथ खत्री नहीं है, माधव प्रसाद मिश्र नहीं है, श्याम सुंदर दास नहीं है या फिर महादेवी वर्मा नहीं है। तो काशीनाथ खत्री जो हैं भारतीय युग के निबंधकार है और महादेवी वर्मा जो हैं छायावादी युग की कवित्री हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही हो जाएगा, जबकि माधव प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास जो है द्विवेदी युगीन निबंधकार हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। रेल का टिकट निबंध के रचनाकार कौन है। बताइए आप लोग रेल का टिकट निबंध के रचनाकार कौन है। भदंत आनंद हैं, अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं या फिर नागेंद्र हैं। तो रेल का टिकट निबंध के जो रचनाकार हैं वह है भदंत आनंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था का नाम क्या है। बताइए आप लोग हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली की संस्था का क्या नाम है। फोर्ट विलियम कॉलेज है या फिर नागरिक प्रचारणी सभा है या फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन है या फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। रुक्मणी हरण नाटक किस युग में लिखा गया है। बताइए आप लोग रुक्मणी हरण नाटक जो है किस युग में लिखा गया है। आदिकाल में, भक्ति काल में, प्रयोगवाद में या फिर रीत काल में। तो रुक्मणी नाटक जो है किस युग में लिखा गया है, यह आदिकाल में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रुक्मणी हरण नाटक किसका है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। विज्ञान गीता रचना किसके द्वारा लिखा गया है। केशवदास के द्वारा या फिर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा या फिर किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। तो विज्ञान गीता रचना के रचनाकार जो है वह है केशवदास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम नाटक नहुस की रचना कब हुई। बताइए लोग नहुस की रचना कब हुई। 1857 में, 1860 में, 1750 में या फिर 1820 ईस्वी में। तो नहुस नाटक के रचनाकार कौन है। तो नहुस नाटक के रचनाकार जो है गोपाल चंद गिरधर दास जी हैं। इन्होंने 1857 ईस्वी में यह नाटक लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। दुखनी बाला नाटक कब लिखा गया। बताइए लोग दुखनी बाला नाटक जो है कब लिखा गया। 1840 में, 1860 में, 1880 में या फिर 1890 ईस्वी में। तो दुखनी बाला नाटक जो है 1880 ईस्वी में राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 क्या है। भारतेंदु के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर संगत क्रम में बताना है कि कौन इसमें सा संगत क्रम है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका संगत क्रम कौन सा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सर्वप्रथम नाटक था वह कौन सा था। श्री चंद्रावली था या फिर विद्या सुंदर था या फिर सती प्रताप था या फिर भारत दुर्दशा था। तो इनका जो प्रथम नाटक था वह था विद्या सुंदर। इसका रचनाकाल जो समय है वह है 1868 ईस्वी। उसके बाद श्री चंद्रावली है, इसका रचनाकाल जो समय है वह है 1876 ईस्वी। उसके बाद भारत दुर्दशा है जिसका रचनाकाल समय है 1880 ईस्वी। सती प्रताप रचना का जो रचनाकाल समय है वह है 1883 ईस्वी। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न दुर्गावती नाटक के लेखक कौन है। बताइए आप लोग दुर्गावती नाटक के लेखक कौन है। गोपाल राम गहमरी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्रीनाथ भट्ट हैं या फिर सुदर्शन हैं। तो दुर्गावती नाटक के जो लेखक हैं वह हैं कौन, बद्रीनाथ भट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 देखते हैं।
जयशंकर प्रसाद के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर संगत क्रम में बताना है। कौन सा संगत क्रम है? तो बताएं आप लोग सर्वप्रथम कौन सा नाटक लिखा गया? ध्रुव स्वामिनी लिखा गया कि राजश्री लिखा गया कि चंद्रगुप्त लिखा गया कि ध्रुव स्वामिनी लिखा गया? तो सर्वप्रथम कौन सा नाटक लिखा गया? वह लिखा गया था राजश्री। उसके बाद स्कंदगुप्त लिखा गया, उसके बाद चंद्रगुप्त लिखा गया, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी लिखा गया। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। रोशनी एक नहीं है नाटक के रचयिता कौन है? प्रसाद हैं, निर्मल वर्मा हैं, अश्क हैं या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा हैं? तो रोशनी एक नहीं है इस नाटक के रचनाकार कौन है? तो इस नाटक के रचनाकार जो है लक्ष्मीकांत वर्मा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रंगनाथ की वापसी नाटक के रचयिता कौन है? गिरीश रस्तोगी हैं, मृदुला गर्ग हैं, अश्क हैं या फिर उदय शंकर भट्ट हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रंगनाथ की वापसी के नाटककार जो है वह है गिरीश रस्तोगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 क्या है? कुछ और गद्य रचनाएं किसकी कृति हैं? बताए आप लोग, कुछ और गद्य रचनाएं जो है किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, गुलाब राय की रचना है या फिर रामचंद्र शुक्ल की रचना है या फिर शमशेर बहादुर सिंह की रचना है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कुछ और गद्य रचनाएं जो है यह किसका है? यह है शमशेर बहादुर सिंह का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। आखिर चट्टान क्यों किसकी आलोचनात्मक कृति है? बताए आप लोग, आखिर चट्टान क्यों किसकी आलोचनात्मक कृति है? कुंवर सिंह की है या फिर मलयज की है या फिर मुक्तिबोध की है या फिर उदयभान सिंह की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आखिर रचना क्यों जो है यह किसकी आलोचनात्मक कृति है? यह है मुक्तिबोध का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या है? आलोचना की रचना यात्रा किसकी आलोचनात्मक कृति है? बताइए आप लोग, आलोचना की रचना यात्रा जो है किसकी आलोचनात्मक कृति है? धनंजय वर्मा की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, रमेश चंद्र शाह की है या फिर जयशंकर प्रसाद की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की आलोचनात्मक कृति है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य अदृश्य किसकी रचना है? बताए लोग, दृश्य अदृश्य जो है किसकी रचना है? परमानंद श्रीवास्तव की रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है, केदारनाथ सिंह की रचना है या फिर नेमचंद्र जैन की रचना है? तो दृश्य अदृश्य जो है किसकी रचना है? नेमचंद्र जैन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे समय के शब्द के रचनाकार कौन हैं? बताए लोग, मेरे समय के शब्द के रचनाकार कौन हैं? नामवर सिंह हैं, भगवान दीन हैं या फिर केदारनाथ सिंह हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे समय के शब्द के रचनाकार जो है केदारनाथ सिंह हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान किसकी रचना है? बताए आप लोग, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान किसकी रचना है? नरेंद्र मोहन की है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की है, राम बिलास शर्मा की है या फिर केदारनाथ सिंह की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा यह रचना जो है केदारनाथ सिंह का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कविता का पाठ और काव्य मार्ग किसकी रचना है? बताए लोग, कविता का पाठ और काव्य मार्ग जो है किसकी रचना है? परमानंद श्रीवास्तव की रचना है, नंद कुमार की रचना है, विजेंद्र स्नातक की रचना है, रमेश कुंतल मेघ की रचना है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा यह रचना जो है परमानंद श्रीवास्तव का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कविता का गल्प किसकी आलोचनात्मक कृति है? बताइए आप लोग, कविता का गल्प जो है किसकी आलोचनात्मक कृति है? केदारनाथ सिंह की है, अशोक वाजपेयी की है, नेमचंद जैन की है या फिर डॉक्टर रंजीता की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आप लोगों को भी पता होगा कि यह जो है परिभाषा किसकी है। बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है या फिर श्याम सुंदर दास की है? तो यह परिभाषा जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। भाषा के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं?
काव्य कहते हैं, साहित्य कहते हैं, वाणी कहते हैं या फिर वाङ्मय कहते हैं। तो भाषा के द्वारा जो कुछ भी सीखा जाता है उसे वाणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? बताइए आप लोग, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 12 है, 15 है, 18 है या फिर 14 है? तो हिंदी में जो है 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने बोलियों की संख्या 17 माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। हिंदी में प्रचार कार्य सर्वप्रथम किसने किया? बताइए आप लोग, हिंदी में प्रचार कार्य जो है सर्वप्रथम किसने किया? तोताराम ने किया, महात्मा गांधी ने किया, विवेकानंद ने किया या फिर दयानंद सरस्वती ने किया? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी में प्रचार कार्य जो है सर्वप्रथम जो है दयानंद सरस्वती ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? बताइए आप लोग, व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रेम सागर है, वैदेही वनवास है, भाषा योग वशिष्ठ है या फिर रानी केतकी की कहानी है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक जो है वह है प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। प्रश्न संख्या प्राकृत भाषा के प्रमुख व्याकरण आचार्य हैं। बताइए आप लोग, प्राकृत भाषा के प्रमुख व्याकरण आचार्य कौन हैं? जयानक हैं, वररुचि हैं या फिर सौंदरानंद हैं या फिर काकर्ण मुनि हैं? तो प्राकृत भाषा के प्रमुख व्याकरण आचार्य जो हैं वह है वररुचि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार की गई? 6 जनवरी 1951 को, 7 सितंबर 1948 को, 20 अगस्त 1949 को या फिर 14 सितंबर 1949 को? तो देवनागरी लिपि जो है राष्ट्र लिपि के रूप में जो है 14 सितंबर 1900 डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? बताइए आप लोग, दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? गालिब थे, खुसरो थे या फिर ख्वाजा बंदा नवाज थे या फिर निजामी थे? तो दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम जो लेखक थे वह थे ख्वाजा बंदा नवाज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में कौन सा मत प्रधान है? बताइए आप लोग, दक्षिणी हिंदी के साहित्य में कौन सा मत जो है प्रधान है? संत मत, आर्य मत, नाथ मत या फिर सूफी मत? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? वह हो जाएगा सूफी मत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार किस भाषा का शब्द है? बताइए आप लोग, बाजार जो है किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है या फिर पंजाबी भाषा का शब्द है? तो बाजार जो है उर्दू भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा की निकटतम बोली कौन सी है? बताइए आप लोग, ब्रजभाषा की निकटतम बोली कौन सी है? अवधी है, भोजपुरी है, कन्नौजी है या फिर बांगरू है? तो ब्रजभाषा की जो निकटतम बोली है वह है कन्नौजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? बताइए आप लोग, छत्तीसगढ़ी बोली जो है किस प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या फिर पंजाब में? तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? बताइए आप लोग, रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? भट्टतौत ने की है, शंकुक ने की है या फिर भट्टनायक ने की है या फिर कुंतक ने की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रस निष्पत्ति की ब्रह्म सहोदर की व्याख्या जो है भट्टनायक ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? भट्टलोलट माने जाते हैं, भट्टनायक माने जाते हैं, अभिनवगुप्त माने जाते हैं या फिर शंकुक माने जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भट्टलोलट माने जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? बताइए आप लोग, आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अस्थायी भाव कहलाती है, उद्दीपन कहलाती है, संचारी भाव कहलाती है या फिर अनुभाव कहलाती है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आश्रय की चेष्टाएं जो हैं अनुभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं? बताइए लोग, क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं? 57, 33, 27 या फिर 18। तो क्षेमेंद्र ने औचित्य के जो है 27 भेद माने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। हास्य रस के भेद हैं। बताइए आप लोग, हास्य रस के कितने भेद होते हैं? 12 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो हास्य रस के जो है 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 क्या है? आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिगत दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। यह वक्तव्य किसने दिया? मतलब लोग, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। शेष यात्रा के लेखक कौन है? बताइए लोग, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रेमदा हैं, कृष्णा सोबती हैं, नासिरा शर्मा है या फिर मन्नू भंडारी हैं? तो शेष यात्रा की लेखिका जो है वह है उषा प्रेमदा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा? 91 देखते हैं। काव्य हेतु के अंतर्गत प्रकीर्ण नामक भेद किसने माना है? बताइए आप लोग, काव्य हेतु के अंतर्गत प्रकीर्ण नामक भेद किसने माना है? जगन्नाथ ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर वामन ने या फिर आनंदवर्धन ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वामन ने प्रकीर्ण नामक भेद माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? बताइए लोग, साहित्य दर्पण जो है किसकी रचना है? भरत की है, विश्वनाथ की है, जगन्नाथ की है या फिर मम्मट की है? तो साहित्य दर्पण के लेखक जो है वह है विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम, यह काव्य परिभाषा किसका है? रुद्रट का है, मम्मट का है, पतंजलि का है या फिर रुयक का है? तो ननु शब्दार्थो काव्यम के यह जो काव्य परिभाषा है यह किसने दिया है? रुद्रट ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की है, निराला की है, त्रिलोचन की है या फिर मुक्तिबोध की है? तो बताइए आप लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति जो है त्रिलोचन की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इश्क लता के रचनाकार कौन है? बोधा है, आलम है, ठाकुर है या फिर घनानंद है? तो इश्क लता के रचनाकार जो है घनानंद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पूर्वी हिंदी ना होकर के बिहारी हिंदी होगा। तो कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा नहीं है, भोजपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है या फिर मगही नहीं है? तो मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की बोली है, जबकि ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेली किस बोली की उपबोली है? कन्नौजी की, ब्रजभाषा की, अवधी की या फिर अंतर्वेदी की? तो बुंदेली जो है ब्रजभाषा की एक उपबोली है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है, जगदीश चंद्र माथुर हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं या फिर निराला हैं? तो माटी की मूर्ति के रचनाकार जो है राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 क्या है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? बताइए आप लोग, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रा नंदन पंत का, राम कुमार वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का या फिर निराला का? तो कलाधर जो है जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी कहानी विभाजन पर आधारित नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी कहानी जो है विभाजन पर आधारित नहीं है? वापसी नहीं है, सिक्का बदल गया नहीं है या फिर मलबे का मालिक नहीं है या फिर लेटर बॉक्स नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वापसी कहानी जो है विभाजन पर आधारित नहीं है। बाकी तीनों कहानी जो है विभाजन पर आधारित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखिए। अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है? हिंदुस्तानी है, अंतर्भारती है या फिर समकालीन भारतीय साहित्य है या फिर वर्तमान साहित्य है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर्भारती है।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। रसों की संख्या 8 किसने मानी है? बताइए आप लोग, रसों की संख्या 8 किसने मानी है? भरत ने मानी है, विश्वनाथ ने मानी है, मम्मट ने मानी है या फिर आनंदवर्धन ने मानी है? तो रसों की संख्या जो है 8 जो है भरत ने मानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये कोठे वालियाँ के लेखक कौन है? उग्र हैं, निराला हैं, अमृतलाल नागर हैं या फिर चतुर्सेन शास्त्री हैं? ये कोठे वालियों के लेखक जो हैं वह हैं अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक भाषा जो है संस्कृत की अपभ्रंश है? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है या फिर पाली है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 क्या है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल कहा है, चारण काल कहा है, वीरगाथा काल कहा है या फिर सिद्ध सामंत काल कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। तो बताइए आप लोग, इसका सही अनुक्रम क्या होगा? तो सर्वप्रथम कौन सी रचना लिखा गया? बताइए आप लोग, असाध्य वीड़ा लिखा गया या फिर पटकथा लिखा गया या फिर प्रलय की छाया लिखा गया या फिर कन्हार लिखा गया? तो सर्वप्रथम जो रचना लिखा गया वह लिखा गया था प्रलय की छाया। प्रलय की छाया सर्वप्रथम लिखा किसकी रचना है? या जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद जो है असाध्य वीड़ा लिखा गया, यह किसकी रचना है? यह अज्ञेय की रचना है। पटकथा, उसके बाद पटकथा लिखा गया, या सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। उसके बाद कन्हार लिखा गया। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए आप लोग, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सर्वप्रथम कौन सी रचना लिखा गया? भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा गया या फिर स्थूल भद्र लिखा गया या फिर नेमिनाथ रास लिखा गया या फिर संगीत रत्नाकर लिखा गया? तो सर्वप्रथम जो रचना लिखा गया था वह लिखा गया था भारतेश्वर बाहुबली रास, जो लिखा गया था 1884 ईस्वी में। इसके लेखक जो हैं शालिभद्र सूरी हैं। उसके बाद स्थूल भद्र लिखा गया था। इसके रचनाकार कौन है? जिन धर्म सूरी हैं। यह 1209 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद जो है नेमिनाथ रास लिखा गया था। इसके रचनाकार जो है वह है सुमितगढ़। उसके बाद संगीत रत्नाकर लिखा गया था। इसके लेखक जो हैं वह हैं शारंग देव। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 क्या है? रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी रचना जो है सर्वप्रथम लिखा गया? इंद्रधनु रौदे हुए थे या फिर वज्रश्रवा के बहाने या फिर एक इलाके में या फिर सीढ़ियों पर धूप? इसमें जो सर्वप्रथम लिखा गया था वह लिखा गया था इंद्रधनु रौदे थे, या किसकी रचना है? या अज्ञेय की रचना है। उसके बाद सीढ़ियों पर धूप, या किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। उसके बाद नए इलाके में, यह किसकी रचना है? यह है अरुण कमल की रचना है। उसके बाद जो है वज्रश्रवा लिखा गया था। इसकी रचनाकार जो है कुंवर नारायण है। यह एक खंड काव्य रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। पंक्तियों के साथ कवियों का हमें मिलान करना है। तो नीचे कुछ पंक्ति दी गई हैं, उनसे संबंधित कवि दिए गए हैं जिनका हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जिधर अन्याय है उधर शक्ति, जिधर अन्याय है उधर शक्ति, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह है निराला की। किसकी है? निराला की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह किसकी काव्य पंक्ति है? यह है जयशंकर प्रसाद की। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह है नागार्जुन का। किसका है? नागार्जुन का। सिंहासन खाली करो जनता आती है, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह है दिनकर जी का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 क्या है? विधा को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं इनमें से कौन सी एक रचना जो है कविता विधा की है। बताइए आप लोग, कौन सी एक विधा जो है कविता विधा की रचना है? तो वह है अबूतर कबूतर। किस विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है। इसके रचनाकार जो है उदय प्रकाश है। कहानी विधा की रचना कौन सी है? तो कहानी विधा की रचना जो है वह है शहादत नामा।
उपन्यास विधा की रचना कौन है? उपन्यास विधा की रचना जो है पहला गिरमिटिया है। जबकि नाटक विधा की रचना कौन है? तो नाटक विधा की जो रचना है वह है देहांतर। ठीक है, इसके रचनाकार जो है नंद किशोर हैं। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 111 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 111 क्या है? जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग सर्वप्रथम कौन कवि आएंगे? सूरदास आएंगे, कुम्भन दास आएंगे, या फिर परमानंद दास आएंगे, या फिर कृष्णदास आएंगे? तो सर्वप्रथम जो है कुम्भन दास आएंगे, उसके बाद सूरदास, उसके बाद परमानंद दास, उसके बाद कृष्णदास। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग सर्वप्रथम कौन आएगा? भामा आएंगे, दंडी आएंगे, या फिर आनंदवर्धन आएंगे, या फिर अभिनव गुप्त आएंगे? तो आप लोग जानते हैं सर्वप्रथम कौन आएंगे? भामा आएंगे। भामा का जो समय है वह है 6वीं सदी। उसके बाद दंडी आएंगे, इनका जो समय है वह है 7वीं सदी। उसके बाद आनंदवर्धन आएंगे, इनका जो समय है वह है 9वीं सदी। उसके बाद अभिनव गुप्त आएंगे, इनका जो समय है वह है 10वीं सदी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 क्या है? निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। बताइए लोग सर्वप्रथम कौन आएंगे? उपेंद्र नाथ अश्क आएंगे, इलाचंद जोशी आएंगे, या फिर इलाचंद जोशी या फिर नरेंद्र कोहली आएंगे? इसमें सर्वप्रथम कौन आएगा? तो इसमें सर्वप्रथम जो आएंगे वो आएंगे इलाचंद जोशी, उसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क, उसके बाद मोहन राकेश, उसके बाद नरेंद्र कोहली। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम बताना है। दोस्तों बताइए आप रामचरितमानस का कांडों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे। कौन कौन थे? बाल कांड था, अयोध्या कांड था, अरण्य कांड था, किष्किंधा कांड था, उसके बाद सुंदर कांड था, उसके बाद लंका कांड था, उसके बाद उत्तरकांड था। जबकि वाल्मीकि रामायण में केवल 5 कांड थे, बाल कांड और उत्तरकांड नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है, अमृतलाल नागर है, या फिर शिव प्रसाद सिंह है? तो मेरी तेरी उसकी बात के लेखक जो हैं यशपाल हैं, यह इनका उपन्यास विधा की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है? तो यह पंक्ति जो काव्य पंक्ति है यह है जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 क्या है? हम लोग प्रश्न संख्या 117 देख लेते हैं। कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं, उनसे संबंधित लेखक दिए गए हैं जिनका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बालकृष्ण भट्ट का है। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सरदार पूर्ण सिंह का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 क्या है? इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है कुंवर नारायण की है? अभी हम आगे बता ही चुके हैं, एक रचना उसी में से आया है। तो जो कुंवर नारायण की रचना है वह है कौन? बाजरावा के बहाने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। लड़ाई के नाटककार कौन है? बताइए आप लोग लड़ाई के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, राम कुमार वर्मा हैं, या फिर मोहन राकेश हैं? तो लड़ाई के नाटककार जो हैं वह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? बताइए आप लोग हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन जो है किस संस्था ने प्रारंभ किया था? हिंदुस्तानी अकादमी, या फिर हिंदी साहित्य अकेडमी, या फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, या फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन जो है हिंदुस्तानी अकादमी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी किस सन में? 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1956 ईस्वी में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1956 ईस्वी में की गई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। स्वप्न वासदत्तम के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, स्वप्न वासदत्तम के रचयिता कौन है? भास कवि हैं, कालिदास हैं या फिर वाल्मीकि हैं या फिर भरत हैं? तो स्वप्न वासदत्तम के रचनाकार जो है वह है भास कवि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। भविष्यत कहा किसकी रचना है? बताइए आप लोग, भविष्यत कहा जो है किसकी रचना है? विद्यापत की है, धनपाल की है, गोरखनाथ की है या फिर स्वयंभू की है? तो भविष्यत कहा के जो रचनाकार हैं वह हैं धनपाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, व्यंजना कहते हैं या फिर रसना कहते हैं? तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लक्षणा कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पदत्त किसकी रचना है? बताइए आप लोग, वाष्पदत्त किसकी रचना है? भवभूत की रचना है, भारवी की रचना है, कालिदास की रचना है या फिर सुबंधु की रचना है? तो वाष्पदत्त जो है सुबंधु की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।